नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी के अंतर्गत हिंदी के टॉपिक समास और अलंकार, इनसे हर बार 5 नंबर तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। इस टॉपिक की तो हम व्याख्या यहाँ नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित 35 प्रश्न आपको हम कराने जा रहे हैं। इन 35 प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में मिल जाए तो आपसे गलत ना हो। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी इसी वीडियो में बताए गए हैं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताते चलिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ है विग्रह, विच्छेद, संक्षेप या फिर विस्तार। अगर समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल कर दिया जाता है और उनसे एक नया शब्द बनता है तो उसे कहते हैं समास। ठीक है, यानी कोई दो शब्द हैं उनका मेल कर दिया गया, यानी उन दो शब्दों को आपस में मिला दिया गया, तो यानी वो छोटा हो गया ना। यानी अगर किसी का संक्षेप रूप में हम अर्थ कहें तो वो समास कहलाएगा। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा संक्षेप। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। अगर मृगनयनी, अगर इसका हम समास विग्रह करें तो क्या होगा? मृग के समान नयन वाली। तो यहाँ पर अगर कभी के समान विग्रह करने पर के समान आ जाए तो ये मान के चलिए कि वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। याद रहेगा, अगर समास विग्रह करने पर के समान मिल जाए तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, तत्पुरुष समास है मतदाता, चौमासा, भाई बहन या फिर काली मिर्च। यहाँ पर कौन सा समास तत्पुरुष है इन चारों ऑप्शन में से? तो तत्पुरुष समास आपका है मतदाता। जो भी ऑप्शन आपको आता हो वो नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। देखो, कभी भी अगर संख्यावाची शब्द आ जाए, नवरत्न है यानी 9 रत्नों की बात हो रही है, तो जब भी कभी संख्यावाची शब्द आ जाए तो वहां पर द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या फिर बहुव्रीहि। देखो, लंबोदर एक विशेष नाम है। अब लंबोदर किसको कहते हैं? लंबोदर कहते हैं गणेश जी को। ठीक है, अगर इसका हम समास विग्रह करें तो ये मतलब होगा कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका वो होता है लंबोदर। तो लंबोदर कौन होते हैं? गणेश जी होते हैं। तो जब भी कोई तीसरा अर्थ निकल के आए या फिर हम कह सकते हैं कोई स्पेशल अर्थ निकल के आए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर हो गई बात? जैसे लंबोदर हो गया तो ये आपका क्या हो गया? ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। आप जितने भी आप देखेंगे, जितने भी विशेष अर्थ देते हैं वो सभी बहुव्रीहि के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, तो किसकी चार भुजाएं होती है? विष्णु जी की होती हैं, तो ये बहुव्रीहि समास में आएगा। जब भी कोई तीसरा अर्थ यानी विशेष अर्थ निकलता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हम कहते हैं मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर की बात हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा बात हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निशिदिन, पंचानन, चौमासा, विषधर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बहुव्रीहि समास है। इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो विशेष अर्थ निकाल रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विषधर, ये एक विशेष अर्थ निकाल रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास विषधर होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, अगला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है चतुरानन, तीसरा ऑप्शन है दिन रात और चौथा ऑप्शन है त्रिभुवन। तो यहाँ पर पूछा गया द्विगु समास। द्विगु समास में हमने बताया था अगर संख्यावाची होगा
तो वो द्विगु समास में आएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों ऑप्शन में त्रिभुवन, तो यहाँ पर त्रि आ रहा है यानी 3 की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर संख्यावाची आएगा वो द्विगु समास होगा। प्रश्न संख्या 9 है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या का दान यहाँ पर हो रहा है, कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कन्या का दान हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास, छंद, अव्यय, संधि। अभी हमने बताया था 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? आपको मालूम होना चाहिए। पंचवटी यानी ये संख्यावाची है, 5 की बात कर रहा है, पंचवटी। तो जब संख्यावाची होगा तो आंख बंद करके हम द्विगु पर टिक करेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? अभी हमने बताया था चतुर्भुज में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। देखो चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, यानी एक तीसरा अर्थ यहाँ पर स्पेशल अर्थ निकल के सामने आ रहा है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। अगला यहाँ पर प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है ये आपको बताना है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। वनवास मतलब वन का वास, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है? किसमें है द्विगु समास? सप्ताह, आजीवन, नीलकंठ या फिर प्रतिदिन। तो यहाँ पर आपको बताना है द्विगु समास किसमें है। हमने आपको बताया था द्विगु समास कहाँ होता है? जब संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची आजीवन में है नहीं, नीलकंठ में नहीं, प्रतिदिन में नहीं, सप्ताह में है, 7 दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सप्ताह में द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय, तत्पुरुष। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा, विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास किसमें होता है ये पता करना जरूरी। जब भी आप देखेंगे कोई शब्द अगर बीच में योजक ये लगा हुआ है, यानी ये डैश लगा हुआ है, तो वो होगा आपका द्वंद्व समास। देखो इसमें डैश लगा है तो ये द्वंद्व समास होगा। पाप पुण्य में डैश लगा है, द्वंद्व समास होगा। रात दिन में डैश लगा है, द्वंद्व समास होगा। लेकिन मतदाता में डैश नहीं लगा है तो ये द्वंद्व समास नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि द्वंद्व समास किसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास किसमें होता है? जिसमें अगर शब्द के जो शुरुआती अक्षर होते हैं वो अव्यय होते हैं। अगर अव्यय है तो वो अव्ययी भाव समास होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आजीवन की बात करें तो यहाँ पर आजीवन में आ लगा है, आ होता है आपका अव्यय। यथा समय की बात करें तो यथा है आपका अव्यय, तो ये भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन में प्रति जो है वो आपका अव्यय है, यानी ये भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन नवरत्न की बात करें ये आपका होगा द्विगु समास, क्योंकि ये संख्यावाची है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अव्ययी भाव समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवरत्न जो है वो आपका द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास नहीं है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, देश रक्षा शब्द किस समास का उदाहरण है? देश रक्षा, देश रक्षा मतलब देश की रक्षा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। तो यहाँ पर तत्पुरुष ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑप्शन देखकर भी सही पता है। मान लीजिए 3 ऑप्शन आपके लग रहे हैं कि ये तो नहीं हो सकते, तो चौथा ऑप्शन बचा। जैसे यहाँ पर बहुव्रीहि की बात करें, बहुव्रीहि आपको मालूम है उसमें तीसरा अर्थ निकलता है, कोई विशेष अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि होता है। तो देश की रक्षा, इसमें कोई तीसरा अर्थ तो नहीं निकल रहा। द्विगु है आपका संख्यावाची, देश रक्षा में संख्यावाची भी नहीं। कर्मधारय के समान के बारे में होता है, अगर किसी से तुलना की जाती है के समान, अगर उसका विग्रह करने पर के समान आए तो वहां पर कर्मधारय हो जाता है। तो ये 3 तो वैसे ही गलत हो गए, तो बचा आपका कौन सा? आपका बचा तत्पुरुष, तो यहाँ पर तत्पुरुष आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो राहा शब्द किस समास का उदाहरण है? दो राहा
दो राह यानी दो राह की बात हो रही है, यानी संख्यावाची है। संख्यावाची मतलब द्विगु समास। अगला यहाँ पर प्रश्न है, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल के समान नयन। अब के समान जहां आएगा, आंख बंद करके आप कौन सा समास टिक करेंगे? कर्मधारय समास यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि के समान जहां भी आएगा, कमल के समान नयन, तो के समान जब भी आएगा वहां पर हो जाएगा कर्मधारय। यहाँ देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर भ्रांतिमान। जब भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म आपको बताना है। सुंदरता के समान, तो यहाँ पर जो साधारण धर्म होगा वो होगा सुंदरता। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्रश्न संख्या 23 है, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रूपक, श्लेष, यमक या फिर उपमा। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 24 है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, श्लेष, अनुप्रास, यमक या फिर उत्प्रेक्षा। आप यहाँ देख रहे हैं चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके? लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, श्लेष, यमक, अनुप्रास, रूपक। देखो यहाँ पर लाल दो बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपका कौन सा अलंकार होगा? वो आपका होगा यमक अलंकार। जब कोई वर्ड 2 बार इस्तेमाल किया जाए और दोनों का अलग अलग अर्थ हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। रूपक, दृष्टांत, उपमा, श्लेष। तो यहाँ पर सही उत्तर उपमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण या फिर श्लेष। तो यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हरि के पदों को कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शब्दा अलंकार कौन सा होता है? उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। यहाँ पर शब्दा अलंकार की बात की जा रही है। आपको ये मालूम होना चाहिए अलंकार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग में डिवाइड किया गया है? अलंकार को 2 भागों में, एक तो शब्दा अलंकार हो गया, एक हो गया अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके? हो गए जैसे अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, और आपके हो गए यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये आपके हो गए शब्दा अलंकार के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको देखिए, पहला होगा अनुप्रास, दूसरा होगा यमक, तीसरा होगा श्लेष। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। तीनों के बारे में मैंने बताया और तीनों में से यमक यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 29 नंबर, रहीमन जो गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उरियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, श्लेष, अनुप्रास, रूपक या फिर यमक। तो इसमें श्लेष अलंकार। देखो पंक्तियां भी आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि यही पंक्तियां अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ गई तो आपको यही उत्तर बताना है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 30 है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, श्लेष, रूपक या फिर यमक अलंकार। इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। आगे देखते हैं, जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। देखो अभी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार इस्तेमाल हो और उनका हर जगह अलग अलग मतलब हो तो वहाँ पर
कौन सा अलंकार होगा? वहां पर यमक अलंकार होगा। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी वर्ड की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। यमक, श्लेष, रूपक, अनुप्रास। मैंने आपको बताया था अभी, एक एग्जाम्पल था, उसमें 4 वर्ड की आवृत्ति हो रही थी बार बार, ठीक है, तो क्या होगा वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। जब कोई वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 33। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर श्लेष अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपमा अलंकार। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कै कारण रोवे बाला, जन टूटे मोतिन के माला, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 34। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, श्लेष, अनुप्रास, और आपको यहाँ पर सी ऑप्शन होगा आपका 35। ए श्लेष हो गया, बी अनुप्रास हो गया, और डी सी हो गया आपका यमक, और डी यहाँ पर रूपक। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार सही उत्तर होगा। तो इस तरह आपने देखे यहाँ पर अलंकार और समास से संबंधित कुल मिलाकर 35 प्रश्न। जितने भी अलंकार संबंधी प्रश्न हैं इनको आप एक बार दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ऐसी ही पंक्तियां आपकी सेम टू सेम आपकी परीक्षा में पूछ ली जाए, और अगर ये पंक्तियां पूछ ली गई तो आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से रिपीट कीजिए, और नीचे अगर आपकी कोई विशेष डिमांड है तो वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि अभी मैथ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो बहुत ही जल्द मैं मैथ के वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ टॉपिक वाइज। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।